हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस क्लास में हम एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की। और यह क्लास जो है पूरी तरह रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी पुस्तक पर आधारित होगी। तो यह आप सभी के लिए, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इंडियन इकोनॉमी की बुक को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ये पहला चैप्टर है जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शंस दिए हुए हैं। तो हम इंट्रोडक्शंस को समझते हैं और पूरा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर में दिया है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम स्टडी करते हैं और इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज़ यूज scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people। मतलब एक स्टेट होता है जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं और उस रिसोर्स पर सभी का हक होता है। इस स्टेट के अंदर जो कम्युनिटी रहती है, उस कम्युनिटी के जन जन का हक इस रिसोर्स पर रहता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इन रिसोर्सेज को हम कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका फ़ायदा हम कैसे इस कम्युनिटी, इस स्टेट के अंदर जो कम्युनिटी रहती है उसके उस कम्युनिटी के जन जन तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, इसी की प्लानिंग होती है और इसी की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऑल एक्टिविटीज़ वेयर मनी इज़ इन्वॉल्व्ड। ऐसे सभी एक्टिविटीज़ जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसी को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए? एग्जाम्पल, गेटिंग जॉब, गिविंग जॉब, बाइंग एंड सेलिंग समथिंग। अगर हम जॉब कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है? अर्निंग मनी, तो मनी इन्वॉल्व है। गिविंग जॉब, हम किसी को जॉब दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका पर्पस क्या होता है कि हम जॉब दे रहे हैं तो हम उससे कमाएंगे भी, तो इसमें भी मनी इन्वॉल्व है, मीन्स आई एम पेइंग। ठीक है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बाइंग, हम कुछ खरीद रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, सभी में मनी इन्वॉल्व है, सभी में पैसा इन्वॉल्व है। जहाँ भी पैसा इन्वॉल्व है, जो भी एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कितने प्रकार होते हैं? अगर साइज की बात करें तो दो प्रकार के इकोनॉमिक्स होते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्पेलिंग का फ़र्क है, देखिए यहाँ पे आई है और यहाँ पे ए है। तो क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, आइए हम समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्मॉलर पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये बिगर पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक व्यक्ति की आय कितनी है, इनकम कितनी है, ये हम देखते हैं। फिर एक फैमिली का चॉइस क्या है, क्या खाना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, क्या ओढ़ना चाहता है, तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े बड़े मुद्दों को डील करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन को कितना रखा जाना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ कितना होना चाहिए, है ना, डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बड़े टॉपिक्स को, बड़े विषयों को हम रखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में। और छोटी छोटी चीज़ें, इनकम कितनी होनी चाहिए, है ना, एक फैमिली का इनकम कितना है, उसका चॉइस ऑफ फूड क्या है, चॉइस ऑफ गुड्स क्या है, चॉइस ऑफ क्लॉथ क्या है, तो ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक पेड़ की तरह होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो पेड़ नहीं, पूरे जंगल की तरह होता है। ठीक है, अगर इसी जंगल में से किसी एक पेड़ को निकाल करके उसकी स्टडी करेंगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने जैसी होगी। समझ में आ गई बात? मतलब एक पेड़ जो है वो रिप्रेजेंट करता है, वो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ले सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल के तौर पर। और दूसरा जो है ये पूरा जंगल, ये हम एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, अब दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में बॉटम अप अप्रोच होता है। बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। बॉटम अप अप्रोच मतलब डिसीजंस नीचे लिए जाएंगे। ठीक है, नीचे जो घटनाएं घटेंगी उसका फल या फ्रूट या उसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, यही है बॉटम अप अप्रोच। फॉर एग्जांपल, अगर प्याज की कीमतें बढ़ गई नीचे, ठीक है, प्याज मान लीजिए 150 रुपये किलो हो गया या 200 रुपये किलो हो गया, ठीक है, प्याज, तो उससे क्या होगा,
इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब ये प्याज की कीमत का निर्धारण ये लोअर लेवल पे हुआ, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस हमको ऊपर देखने को मिला, मतलब इसका इन्फ्लेशन बढ़ गया। समझ में आ गई बात? यही है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम कुछ निर्धारित करते हैं तो उसका नतीजा ऊपर देखने को मिलता है, मतलब टॉप लेवल पे देखने को मिलता है, बड़े स्केल पर उसका परिणाम देखने को मिलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, मतलब हम ऊपर कुछ डिसीजन लेंगे और उसका असर नीचे दिखने लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन का रेंज आपको पता ही है 4 + 2 -2 है। ठीक है। तो अगर हमने इन्फ्लेशन का रेंज बढ़ा दिया और यहाँ पे हम इन्फ्लेशन को हमने 7% रखा, तो क्या होगा? उससे इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो नीचे चीज़ों की कीमत बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे चीज़ों की कीमत बढ़ जाएंगी निचले स्तर पर। हमने एक्टिविटी या इवेंट किया ऊपरी स्तर पर, लेकिन उसका रिजल्ट देखने को मिला निचले स्तर पर। तो यही है टॉप डाउन अप्रोच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन, आलू की कीमत क्या होनी चाहिए, प्याज की कीमत क्या होनी चाहिए, चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए, ये डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है और ये निचले स्तर का एक्टिविटी है। समझ में आ गई बात? वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, इसमें सेंस एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? सेंस एक्सपीरियंस से जो ऑब्जर्वेशन होता है, सेंस हमारे 5 सेंसेस हैं। ठीक है। तो 5 सेंस के ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो हम डिसीजन लेते हैं वही है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। मतलब चीज़ें कैसी महंगी हो रही हैं, ये हम स्टडी करेंगे, माइक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है। अब अगला है नो स्कूल ऑफ थॉट। इसमें कोई भी स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, मतलब इसके कोई भी थिंकर नहीं है। 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उस समय से इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोई भी थिंकर नहीं हुए हैं, कोई भी फिलोसोफर अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फिलोसोफर हैं या इकोनॉमिस्ट कह लीजिए, ये हैं मेनार्ड कीन्स। ठीक है। मेनार्ड कीन्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो डिफरेंस आपको पता चल गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी इज़ इकोनॉमिक्स इन एक्शन। जब इकोनॉमिक्स एक्शन में होता है तो उसी को कहते हैं हम इकोनॉमी। An area where economic activities such as production and consumption of goods, equal distribution of limited resources, etc. are carried out। ठीक है। तो यही है इकोनॉमी का डेफिनेशन। सिंपली रमेश सिंह के बुक में तो सिर्फ यही डेफिनेशन दिया हुआ है कि इकोनॉमी इन एक्शन, इकोनॉमी इज़ इकोनॉमिक्स इन एक्शन। ठीक है। जब इकोनॉमिक्स एक्टिव होता है या एक्शन में होता है तो उसी को इकोनॉमी कहते हैं। और समझने के लिए मैंने यहाँ पे और एक पॉइंट आपको दे रखा है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो गुड्स का और रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है। जैसे कंट्रीज़ को हम इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, जापानीज़ इकोनॉमी। ठीक है। तो इस तरह से हम आज के डेट में कंट्रीज़ को हम इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। हम बोलते हैं ना, हमेशा कंपैरिजन करते हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है, तो यूएस की, चाइना की। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते रहते हैं। क्योंकि कंट्रीज़ को इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ही कंट्री पूरा चलता है। समझ में आ गई बात? चलिए यही है। आइए अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स के कौन कौन से सेक्टर होते हैं, क्या क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स के मुख्यतः 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं कि इसका चौथा सेक्टर भी होता है जो क्वाटरनरी सेक्टर कहते हैं, और 5वां सेक्टर होता है जिसे क्वाइनरी सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहाँ नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन होता है। हिंदी में कहें तो ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, उस क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
एग्रीकल्चर में हम प्राकृतिक संसाधनों पर ही डिपेंडेंट होते हैं और उसका दोहन करते हैं, ठीक है। फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे ज़मीन के नीचे से हम ऑयल निकालते हैं। और अगला है माइनिंग, जहाँ पे ज़मीन के नीचे से हम खोद करके खनिज पदार्थ निकालते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है उस एरिया को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। समझ में आ गई बात। अगर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में 50% से ऊपर है तो वैसी इकोनॉमी को हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहते हैं। समझ में आ गई। फिर से दोहराता हूँ, ऐसी इकोनॉमी जिसकी नेशनल इनकम का 50% से ऊपर का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है, वैसी इकोनॉमी को हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर पर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है या इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। इसमें इंडस्ट्रीज होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर से एक्सट्रैक्ट किए गए नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करते हैं और उससे कुछ और चीज़ें बनाते हैं, फिनिश्ड गुड बनाते हैं। समझ में आ गई बात। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी सेक्टर में हमने एक एक्टिविटी की, गेहूं की खेती की, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। फिर उस गेहूं की हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग के बाद हम हार्वेस्टेड व्हीट को हम ले गए सेकेंडरी सेक्टर में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, किसी फैक्ट्री में ले गए, है ना। और उस फैक्ट्री में उस गेहूं से हमने फ्लोर बनाया, ठीक है। फ्लोर मतलब आटा बनाया। तो आटा बनाने का काम किस सेक्टर में हुआ? सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बात समझ में आ गई। तो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। मतलब जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर आर प्रोसेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इनटू सम अदर गुड्स, तो उस एरिया को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? ये सर्विस सेक्टर होता है, जहाँ से हम सेवाएं लेते हैं। फिजिकल रूप में कुछ नहीं लेते हैं, सेवाएं लेते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, यहाँ से हम एजुकेशन लेते हैं। बैंक से हम बैंकिंग सर्विस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर में आएंगी। फिर अगला है क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? ये एजुकेशन एंड R&D का क्षेत्र होता है, ठीक है। जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, ऐसे क्षेत्र को, ऐसे नॉलेज के क्षेत्र को हम कहते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर क्या होता है? यहाँ पे टॉप डिसीजन मेकिंग का काम होता है। एक स्टेट बहुत बड़ा होता है, इसका पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा होता है। इंडिया जैसे कंट्री में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल कौन करता है या इनको रूल कौन करता है? ये रूल करता है गवर्नमेंट, ठीक है, कैबिनेट, पार्लियामेंट। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का काम होता है। तो डिसीजन मेकिंग का काम जहाँ पे होता है उसी को कहते हैं क्वीनरी सेक्टर, ठीक है। फिर इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन यदि नेशनल जीडीपी में 50% से ज़्यादा हो, नेशनल जीडीपी नहीं, नेशनल इनकम में 50% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन हो, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि यदि पूरी इकोनॉमी के 50% एम्प्लॉयमेंट, पूरी इकोनॉमी का 50% एम्प्लॉयमेंट यदि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, तो वैसे इकोनॉमी को हम सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। समझ में आ गई बात। फिर दोहराता हूँ, यदि किसी इकोनॉमी में जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उस एम्प्लॉयमेंट का 50% पॉपुलेशन या 50% एम्प्लॉय इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। ये सीधा सीधी शब्दों में है, बहुत ही सिंपल शब्दों में है। तो उस इकोनॉमी को हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर 50% से ऊपर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज सेक्टर में है किसी इकोनॉमी का, तो ऐसी इकोनॉमी को हम सर्विस सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। और इंडिया आज के डेट में कौन सी इकोनॉमी है? सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है, सर्विस इकोनॉमी है, ठीक है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं।
स्टेजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली यही है कि इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है। ग्रो करने से पहले कोई भी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती है, फिर ये जंप करती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में, फिर जंप करती है सर्विसेज इकोनॉमी में। ठीक है, तो यही है बेसिकली, ये ऑर्डर आप रख लेना याद, एग्रीकल्चरल, फिर इंडस्ट्रियल, फिर सर्विस। इसके बाद ये जो दो सेक्टर हैं, ये इनका सेक्टर ही अलग है। क्वाटरनरी सेक्टर ये नॉलेज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और क्वीनरी सेक्टर ये तो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आगे इसी पर बेस्ड एक MCQ हम अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस मैंने दिया है। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को बहुत ढंग से सुना है, बहुत ध्यान से सुना है, तो आप MCQ आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए MCQ स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या नॉलेज सेक्टर? तो इसमें प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये सही आंसर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर से कौन बिलोंग करता है? फिश फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट? तो सही आंसर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर से कौन बिलोंग करता है? किसका पार्ट है, मतलब कौन सा सर्विस सेक्टर का पार्ट है? हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, प्रोसेसिंग ऑफ राइस, डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट? तो सर्विस सेक्टर का पार्ट कौन है इसमें? डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, बैंकिंग सर्विस हम लेते हैं ना, ये सर्विस सेक्टर का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ क्वाटरनरी सेक्टर? क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट कौन सा है? माइनिंग, टॉप डिसीजन मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार या रिसर्च एंड डेवलपमेंट? क्वाटरनरी का पार्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ क्वीनरी सेक्टर? क्वीनरी सेक्टर का पार्ट कौन सा है? स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट, शुगर मिल या टॉप डिसीजन मेकिंग? टॉप डिसीजन मेकिंग किसका पार्ट है? क्वीनरी सेक्टर का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में इन कथनों में से कौन सा डिस्क्राइब करता है? प्राइस ऑफ पोटैटो, डिप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो माइक्रो जो स्मॉलर पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया था, तो प्राइस ऑफ पोटैटो ये सही आंसर है, ए नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कौन ज़्यादा क्लियरली बताता है? प्राइस ऑफ पोटैटो, इनकम ऑफ पर्सन, इन्फ्लेशन, चॉइस ऑफ फैमिली? तो कौन बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में? इन्फ्लेशन, सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी को कौन डिस्क्राइब करता है? डूइंग जॉब, गोइंग टू टेम्पल फॉर प्रेयर, हेल्पिंग योर फ्रेंड्स या अर्निंग मनी? जिस एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्व है वही तो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो डी नंबर आपका सही आंसर है, अर्निंग मनी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, मेनार्ड कीन्स या डेविड रिकार्डो को? तो सही आंसर है मेनार्ड कीन्स को। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिविलेंट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ स्टेज ऑफ इकोनॉमी? इकोनॉमी के ग्रोथ स्टेज का प्रिविलेंट ऑर्डर कौन सा है? ज़्यादातर लोग किसे मानते हैं? एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एग्रीकल्चरल या सर्विसेज एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चरल सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी हो जाती है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, फिर सर्विसेज इकोनॉमी में जंप करती है। अगला क्वेश्चन है, टॉप डाउन अप्रोच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? टॉप डाउन अप्रोच मतलब टॉप से नीचे की ओर, ये अप्रोच किस इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऊपर हम कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं और उसका रिजल्ट नीचे हमें देखने को मिलता है, यही है टॉप डाउन अप्रोच। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। यदि आपके कोई सुझाव हैं, सजेशंस हैं, कोई कमेंट है या फिर किसी तरह का भी कोई सुझाव हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें। थैंक यू सो मच।